सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष। आज हम बात करेंगे 12 CBSE के अंदर आने वाले वेब एप्लीकेशन के मॉडल पेपर के ऊपर। तो देखिए, पहले हम ये जानेंगे कि इस वेब एप्लीकेशन के मॉडल पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, वेब एप्लीकेशन आज के समय में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा काम में आने वाला। आज के समय में हम जितनी भी एप्लीकेशंस पर काम कर रहे हैं, ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं, हम HTML CSS पे काम कर रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, ये सभी वेब एप्लीकेशन में आते हैं। तो HTML कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज पे हमको काम करना चाहिए, किस लैंग्वेज को हमको किस प्रकार से डिफ़ाइन करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर आती हैं, है ना। तो आज हम उसी से रिलेटेड CBSE का एक पेपर है वेब एप्लीकेशन, जिसका हमने परिष्कार परिवार ने एक मॉडल पेपर तैयार किया है, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा पैटर्न आपका CBSE बोर्ड का ही है। जैसे जैसे CBSE के अंदर जो क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं, उसी पैटर्न पे हमने बनाने की पूरी कोशिश की है। तो चलिए हम आज देखते हैं कि CBSE के ये मॉडल पेपर के हम कैसे क्या करते हैं। तो देखिए, जो इसका पूरा पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वो कैसे स्टार्ट होगा, कैसे क्या होगा। तो देखिए, इसमें कुछ पहले शुरुआत के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द कॉमन टास्क दैट मे बी नीडेड टू परफॉर्म व्हाइल मेकिंग ए मूवी इंक्लूडिंग इंपोर्टिंग फाइल्स, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग द मूवी। तो देखिए, इसके अंदर जो आंसर आएगा, इसमें ये क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि बोले टास्क पेन, एक्चुअल में ये जो मूवी इंक्लूडिंग इंपोर्टिंग फाइल, एडिटिंग, पब्लिशिंग द मूवी, हम इनको किस पेन के अंदर देखते हैं, किस पेन के अंदर हमें ये शो होती हैं। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो टास्क पेन होगा। नेक्स्ट है एनिली स्टैंड्स फॉर। देखिए, एनिली स्टैंड्स फॉर, एनिली का मीन्स होता है, एनिली स्टैंड फॉर होता है नॉन लीनियर एडिटिंग, जो कि ऑडियो और वीडियो एडिटिंग में काम आती है। जो कि हम जिस प्रकार की ऑडियो फॉर्मेट तैयार करते हैं, वीडियो फॉर्मेट तैयार करते हैं, उनके अंदर हमारा एनिली स्टैंड फॉर काम आता है। यानी इसका आंसर होगा नॉन लीनियर एडिटिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इज ए फ्री ओपन सोर्स 3D कंटेंट क्रिएशन सूट अवेलेबल अंडर GNU लाइसेंस। देखिए, GNU का मतलब, GNU लाइसेंस होता है ना, एक पब्लिक लाइसेंस होता है, जर्नल पब्लिक लाइसेंस होता है, जो कि एक्चुअल में फ्री होता है, जिसमें हम ब्लेंडर्स, यानी ब्लेंडर एक ओपन सोर्स है, जिसके थ्रू हम GNU पब्लिक लाइसेंस लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ब्लेंडर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज मल्टीमीडिया। अब इसके अंदर ये पूछ रहा है कि कौन सा मल्टीमीडिया है हमारा। तो प्लेन टेक्स्ट नहीं हो सकता, इमेज नहीं हो सकता, स्प्रेडशीट नहीं हो सकता। तो दैट्स इज हमारा आंसर। जो मल्टीमीडिया हम जिसको कहते हैं वो होता है एनिमेशन। ठीक है। नेक्स्ट है, विच एक्सटेंशन आइडेंटिफाइज ए वेब पेज। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम जो वेब पेजेस बनाते हैं वो किस एक्सटेंशन के होते हैं, उसमें एक्सटेंशन क्या होता है, हम उनको किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। तो ज़्यादातर वेब पेजेस, आपको जैसे पता है कि हम जितने भी वेब पेजेस होते हैं उनको HTML से सेव करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम वेब पेजेस HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो HTML होगा। देखिए, नेक्स्ट, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है NaN, नो नंबर, यानी नंबर नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर NaN +5 = का आंसर हमारे पास में जो आएगा वो NaN ही आएगा, यानी NaN ही आएगा, यानी यहाँ पर नो नंबर, कोई नंबर नहीं आएगा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। अब इसमें ये पूछ रहा है कि वैलिड डेटा टाइप, जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से वैलिड डेटा टाइप होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में जो वैलिड डेटा टाइप होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इसके अंदर पूछ रहा है नॉट वैलिड डेटा टाइप, यानी कौन कौन से डेटा टाइप वैलिड नहीं है। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास में लिस्ट नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है, बट नंबर होता है। तो इसमें जो मेरा आंसर होगा वो होगा 2, 3, 4। नेक्स्ट बात करें हम, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडियो फाइल।
अब ये हमसे पूछ रहा है कि हम जो ऑडियो फाइल बनाते हैं उसके अंदर हम कौन सा एक्सटेंशन से उसको सेव करते हैं। ऑडियो फाइल यानी नॉर्मली हम बोलते हैं कि हमारे पास में जो ऑडियो फाइल बनती हैं हम उन्हें MP3 के फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा .mp3। अब देखिए नेक्स्ट, टाइमलाइन अपीयर्स एज ए मैग्नीफाइड ग्लास विथ ए प्लस साइन इन इट। देखिए हम टाइमलाइन के ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में दो साइन आते हैं, एक तो प्लस का साइन आता है, एक माइनस का साइन आता है। इस प्लस के साइन को हम बोलते हैं जूम, इस प्लस के साइन को हम बोलते हैं जूम, और इसको हम बोलते हैं जूम आउट। तो अगर हम यहाँ से प्लस वाले साइन पे बात करते हैं तो टाइमलाइन अपीयर्स इन, टाइमलाइन के ऊपर हमारे पास में जो मैग्नीफाइंग ग्लास आता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो उसको हम बोलेंगे जूम। क्या बोलेंगे? जूम। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूजेस मेथड टू आउटपुट सम टेक्स्ट टू द पेज डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी आउटपुट प्रिंट करते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया है, हम उसको कैसे, उसका आउटपुट कैसे शो करेंगे? तो देखिए हम यहाँ पर जो भी कोई आउटपुट शो करने के काम में लेते हैं वो राइट लेते हैं, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेते हैं, है ना। जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज़ प्रिंट करानी है तो मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो देखिए ये राइट मेरे पास में एक फंक्शन है और इसके अंदर मैं प्रिंट कराता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो राइट होगा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट पार्शिएंट 3, 4, 5 एंड 10। अब देखिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर हम पार्शिएंट यानी इंटीजर वैल्यू पे काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये प्रिंट नहीं होगी। हमारे पास में जो सही राइट आंसर आएगा पार्शिएंट प्रिंट करने के बाद में वो 3, 4, 5 आएगा। देखिए विच मेथड इन जावास्क्रिप्ट रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट आइटम। देखिए ये पूछ रहा है हमारे पास में ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम लास्ट आइटम को रिमूव कर सकते हैं, लास्ट आइटम को रिमूव करने का आइटम है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में आएगा पॉप। देखिए अभी तक हम जो कर रहे थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, है ना, वो हमने अप्रॉक्सीमेटली 13 क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब हमारे पास में सेकंड पैटर्न आता है, सेकंड पैटर्न के अंदर हम अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, है ना, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक नंबर 2 क्वेश्चन का है, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मूवी राइट एंड 2 वेज टू शेयर ए मूवी। तो देखिए आप आजकल इतनी मोबाइल के अंदर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, सब चीज़ में देखते हैं। तो मूवी एक मल्टीमीडिया है, मूवी एक मल्टीमीडिया एनिमेशन है जहाँ पर हम ग्राफिक्स को शो करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ग्राफिक्स चलते हैं फिरते हैं, तो वो सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे बात करते हैं ए मूवी इज ए मीडिया फाइल, मोशन पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल। तो वही मैंने आपको बताया, मूवी इज ए मोशन यानी चलना, चलचित्र जिसको हम बोलते हैं चलना फिरना। तो मूवी इज ए मीडिया फाइल, मोशन पिक्चर, वीडियो फाइल। नेक्स्ट ए सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस विद ऑडियो टू प्रोड्यूस ए सिंगल प्लेबल फाइल, ठीक है। नेक्स्ट ए फाइल विथ .wmv, .avi, .flc, .fli, .mov, .mwov, .mpg, .mpeg, .mp4 एक्सटेंशन एंड एनी अदर। .date भी होता है, एक होता है हमारे पास में .date के नाम से भी होता है। तो ये देखिए ए मूवी इज ए, वापिस बता देता हूँ, ए मूवी इज ए मीडिया फाइल, मोशन पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारी मूवी को, किसी भी मूवी को हम सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो ये हमारे पास में ये सारे एक्सटेंशन होते हैं जिनके थ्रू हम मूवी को शो कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, हाँ अब देखिए बात थी हमारे क्वेश्चन में, मैं वापस बताता हूँ क्वेश्चन क्या था हमारे पास में। क्वेश्चन था राइट एनी 2 वेज टू शेयर ए मूवी। अब देखिए यहाँ पे हमारी व्हाट इज डेफिनेशन यहाँ पर शो हो गई है कि ए मूवी इज ए मीडिया फाइल, मोशन पिक्चर फाइल, वीडियो फाइल, दैट्स इज। अब हम बात करते हैं राइट एनी 2 वेज टू शेयर ए मूवी, कि हम मूवी को कैसे शेयर करेंगे, हम किसी भी मूवी को एक प्लेस से अनदर प्लेस पर कैसे लेकर जाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो इट कैन बी शेयर्ड विथ अदर इन ए नंबर ऑफ वेज सच एज। तो देखिए हम यहाँ पर किसी भी मूवी को किस तरीके से लेकर जा सकते हैं, पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में कैसे लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पेन ड्राइव के जरिए ले सकते हैं, पेन ड्राइव के जरिए ले सकते हैं, एसडी कार्ड के जरिए ले सकते हैं, सीडी के जरिए ले सकते हैं, डीवीडी के जरिए ले सकते हैं, एंड अटैचमेंट टू ईमेल मैसेज के जरिए भी ले सकते हैं। तो इन सभी के द्वारा हम अपनी मूवी फाइल को एक वन प्लेस से अनदर प्लेस पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, राइट स्टेप्स टू अवॉइड इंक्लूडिंग द टाइटल ऑथर इन द पब्लिश्ड मूवी फाइल। तो देखिए ये पूछ रहा है राइट स्टेप्स टू अवॉइड इंक्लूडिंग द टाइटल ऑथर इन द पब्लिश्ड मूवी फाइल। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्लिक टूल। अब देखिए यहाँ पर ये स्टेप पूछ रहा है हमसे, तो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। तो क्लिक टूल एंड देन क्लिक ऑप्शंस, आपको क्लिक करना है क्लिक टूल पर जाकर और क्लिक ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। क्लिक देन जर्नल टैब एंड देन सेलेक्ट। एक जैसे ही आप उसके अंदर जाओगे तो वहां पर एक जर्नल टैब होगा, उसको सेलेक्ट करना है। डू नॉट इंक्लूड द टाइटल, कोई टाइटल नहीं लिखना आपको, है ना। ऑथर, कॉपीराइट, रेटिंग एंड कमेंट्स, इंफॉर्मेशन इन द पब्लिश्ड मूवी फाइल चेक बॉक्स। आपको इंफॉर्मेशन देनी, इंफॉर्मेशन का एक पब्लिश मूवी का एक चेक बॉक्स आएगा, उस पर साइन करना है और देन फिर उसके बाद में आपको टाइटल वाइटल सब चीज़ डालनी है। तो देखिए ये मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं कि हम किसी भी मूवी को पब्लिश कैसे करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एंड सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैंने जब शुरुआत में बात करी थी कि वेब एप्लीकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वेब एप्लीकेशन की क्यों इंपॉर्टेंस है। तो देखिए हमारे पास में 2 टाइप ऑफ लैंग्वेज होती हैं। पहली लैंग्वेज होती है क्लाइंट साइड, सेकंड होती है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड के अंदर हमारे पास में जो लैंग्वेज आती हैं वो आती हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में आती हैं जैसे PHP हुई, .NET हुई, है ना, C# हुई, जावा हुई। तो जो सर्वर पे रन होती हैं, जो लैंग्वेजेस सर्वर पे रन होंगी वो सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाएंगी। और जो लैंग्वेज ब्राउजर पर रन होंगी, जिनको यूजर द्वारा वॉच किया जाता है, जिनको यूजर इंटरफेस के थ्रू देखा जाता है, वॉच किया जाता है, जिन पर वर्क किया जाता है, वो सारी क्लाइंट स्क्रिप्ट आएंगी। तो इसका जो सिंपल हमारे सामने जो उदाहरण होता है वो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ब्राउजर पर शो होती हैं वो सारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। और जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सर्वर पर रन होती हैं, जिनको हेल्प ऑफ सर्वर होती है, वो सारी लैंग्वेजेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होंगी, ठीक है। तो देखिए इसके सॉल्यूशन, इसका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार अपन। तो बात करें अपन क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड मीन्स दैट द जावास्क्रिप्ट कोड इज रनिंग ऑन द क्लाइंट मशीन। तो दैट्स इज क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन यानी किस पे रन होगी, क्लाइंट की मशीन पे होगी। क्लाइंट की मशीन पर जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कैसे रन होगी, उसको लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म हमारे पास में क्या होगा, ऑन द ब्राउजर, एग्जाम्पल ऑन द ब्राउजर। तो वही मैंने बताया, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ब्राउजर पर रन होंगी वो सारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होगी। दैट इज नेक्स्ट अपने पास में आती है सर्वर साइड। सर्वर साइड में क्या होता है कि सर्वर साइड जावा स्क्रिप्टिंग मीन्स दैट द कोड इज रनिंग ऑन द वेब सर्वर। तो मैंने आपको बताया जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज रन आर ऑन वेब सर्वर। तो जो लैंग्वेजेस वेब सर्वर पर रन होंगी वो सारी सर्वर। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर उनकी डिफरेंस की। इसमें कुछ एक मैंने और करके दिए हैं। तो देखिए, वन रन्स इन द ब्राउजर क्लाइंट साइड, जो ब्राउजर पर रन होंगी वो क्लाइंट साइड। द अदर सर्वर साइड यानी रन्स ऑन द सर्वर, जो सर्वर पर रन होंगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए इसमें डिफरेंस देख लेते हैं और चलिए ठीक है। डिफरेंस इन दोनों के अंदर डिफरेंस यही है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और मैनी टाइम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। परिष्कार परिवार ने आपके लिए मॉडल पेपर बना के तैयार किया है। मैं परिष्कार परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस प्रकार के पेपर बना के हमें ये सॉल्व कराने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल लिया है ए नाम से, जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली है बी पॉजिटिव के नाम से। यहाँ पर एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि हम आपको पता है कि सिंगल कोड के अंदर हम कैरेक्टर का यूज लेते हैं और डबल कोड्स के अंदर हम
स्ट्रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे ए के अंदर एक स्ट्रिंग को डिफाइन किया है जिसमें बी पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बी पॉजिटिव। अब देखिए हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की कोड की, तो ये तो हो गया ए सेक्शन, ये अब दूसरा सेक्शन। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है var d के नाम से। जैसे कि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके आगे वेरिएबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? var कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या लगाते हैं? var कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर d, var d, तो जैसे ही मैंने d के अंदर एक वैल्यू असाइन की है a डॉट इंडेक्स ऑफ पॉजिटिव। अब देखिए ये a डॉट इंडेक्स डॉट ऑफ पॉजिटिव ये क्या है? ये ऑलरेडी एक a डॉट इंडेक्स ऑफ, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि क्या करता है कि यहां पर ये हमें बताएगा कि पर्टिकुलर यहां पर हमने कितने कैरेक्टर को यूज में लिया है, कि इसकी साइज क्या है, कि इसका इंडेक्स क्या है, कि ये हमें इंडेक्स करके बताएगा कि इस पॉजिटिव को जो हमने इंडेक्स किया है इसका साइज क्या है। तो और फिर मैंने यहाँ पे ए लेंथ है ना, तो यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके ए लेंथ, मैंने इसकी लेंथ को निकाला है। ठीक है, तो मेरे पास में अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो मेरे पास में अगर मैं इसको लेके चलता हूँ तो वर्डिंग के अनुसार मेरे पास 1, 2 और 3 ये हो जाता है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आंसर पूछ रहा है तो हमारे पास में ए डॉट लेंथ, तो लेंथ के हिसाब से अगर बी पॉजिटिव की हम आंसर की बात करते हैं कि हमारे पास में यहाँ लेंथ क्या निकल के आएगी ओवरऑल, तो देखिए 1, 2 और देखिए यहाँ पे ये स्पेस भी काउंट होगा। हाँ इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये स्पेस भी काउंट होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो दैट्स इज लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ इज आंसर इज 11। आंसर इज 11, तो मेरे पास में इसका आंसर 11 आना चाहिए। तो देखिए इट विल बी शो एनी आउटपुट इज डिस्प्ले यूजिंग एनी आउटपुट कमांड इफ द स्टूडेंट राइट सिंटैक्स एरर इन द कोड एज मिसिंग। आंसर मेरे पास देखिए यही आएगा 11। आंसर मेरे पास क्या आएगा? 11। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ एड-इन्स, राइट द स्टेप्स ऑफ इंस्टॉल डाउनलोड एड-इन्स। तो देखिए एड-इन्स क्या होते हैं, जैसे कि हम ब्राउजर के अंदर कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ नए नए कुछ छोटे छोटे से एम्बेडेड कोड होते हैं जिनको हम पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए काम में लेते हैं, पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए काम में लेते हैं, वो सारे एड-इन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई प्रिंट चीज़ करानी है, कोई नया एडिटर लेना है, या मुझे ब्राउजर के अंदर कुछ नया ऐड करना है, तो इन एड-इन्स को हम अपने कैसे स्टोर करेंगे, तो उसकी स्टेप्स हैं। एक्सप्लेन पर्पस बाय ऑफ एड-इन्स, राइट द स्टेप्स, इंस्टॉल ए डाउनलोड एड-इन्स। तो देखिए हम एड-इन्स क्या है हमारे पास में, जैसे कि आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड भी कोई एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें कुछ एड-इन्स प्रोवाइड कराता है। उस एड-इन्स को हम अपने पर्टिकुलर टास्क के लिए काम में लेते हैं। तो उनको कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे वो करते हैं, ये फ्री भी मिलते हैं, कुछ परचेज भी करने पड़ते हैं, इस तरीके से। देखिए add-ins extend the capability of the main program by adding enhanced custom commands and or features. Add-ins can be defined as a device or piece of software that can be added the computer software to give extra features or function. तो जैसे मैंने आपको बताया कि MS Word के अंदर भी हम एड-इन्स को यूज करते हैं, तो इन्हें डाउनलोड करेंगे और हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए आगे इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। स्टेप टू इंस्टॉल ए डाउनलोड एड-इन्स। तो देखिए आगे सेलेक्ट टूल में जाते हैं, हम एड-इन्स को पकड़ते हैं। सेलेक्ट टूल हमारे पास में ब्राउजर में आता है एक टूल्स, उसके अंदर हमारे पास में एड-इन्स शो होंगे और फ्रॉम द मैनेज एड-इन्स डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द इंस्टॉल। बस हमें जिस एड-इन्स को लेना होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं और उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और डाउनलोड होने के बाद में उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, बात करते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस, राइट स्टेप्स टू व्यू इंटेलिजेंस। तो देखिए इंटेलिजेंस, तो देखिए यहाँ पे हम बात करें इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज ए फीचर दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड यू लिस्ट ऑफ कोड्स एंड एट्रीब्यूट एज ए पॉपअप व्हेन यू वर्क इन द कोड व्यू मोड। अच्छा देखिए, अगर आप कोई कोडिंग करते हैं, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग के समय आपको पर्टिकुलर कुछ ऑटोमेटिक कोड्स के बारे में जानकारी मिलती रहती है, यानी पर्टिकुलर हम कोई कोड कर रहे हैं, हम कोई कोड लिख रहे हैं और उसी कोड के बारे में आपको कुछ पॉपअप के जरिए, यानी कुछ नई विंडो खुल के आपको कुछ
अन्य अन्य जानकारी दे, या साइड में कोई पॉपअप खोल रहा हो, वो आपको उस कोड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हो, तो उसको हम सारा क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस ये होता है, इंटेलिजेंस इज ए फीचर दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड यू लिस्ट ए कोड्स एंड एट्रीब्यूट एज ए पॉपअप व्हेन यू वर्क इन द कोड व्यू मोड। ठीक है, स्टेप्स टू व्यू इंटेलिजेंस। तो देखिए इंटेलिजेंस की स्टेप्स क्या होती हैं, हम उन पे भी बात करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेलेक्ट टूल्स में जाएंगे, पेज एडिटर ऑप्शंस पे जाएंगे। सेलेक्ट टूल के बाद पहले हम सेलेक्ट टूल पर जाएंगे, फिर उसके बाद में पेज एडिटर ऑप्शंस पर जाएंगे, फिर सेलेक्ट द टैब इंटेलिजेंस एंड नोटिस द सेटिंग्स। हाँ, फिर वहाँ से हमको जिस इंटेलिजेंस के टैब को सेलेक्ट करना है और नोटिस करना है उसकी सेटिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अपने पास में ये सेक्शन ए का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। सेक्शन ए का थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ कि अब बात करते हैं हम सेक्शन ए के थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट में है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, है ना। हमें यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं और ईच क्वेश्चन मार्किंग 5 नंबर्स, ईच क्वेश्चन मार्किंग 5 नंबर। तो इस तरीके से हमारे 15 नंबर का इस तरीके से हमारे 15 नंबर का पैटर्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, नेम ऑफ द 2 views where the project in Windows Movie Maker project is created and edited. Out of the 2, which is the default view? Also write 1 point of difference between them. तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं, मूवी मेकर के बारे में बता रहे हैं, विंडोज मूवी मेकर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि नेम ऑफ द 2 views वेयर द प्रोजेक्ट इन विंडोज मूवी मेकर प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड एंड एडिटेड, कि हम उस प्रोजेक्ट को कैसे एडिट करेंगे, उसको कैसे क्रिएट करेंगे। आउट ऑफ द 2 विच इफ द डिफॉल्ट व्यू क्या होता है, आल्सो राइट 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम, 1 पॉइंट के ऊपर डिफरेंस भी देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए द 2 व्यूज आर, हमारे पास में 2 व्यूज होते हैं, एक तो स्टोरी बोर्ड होता है, एक टाइमलाइन बोर्ड होता है। तो यहां पर जो हमारे पास में जो डिफॉल्ट होता है, जो हमारे पास में डिफॉल्ट व्यू होता है, तो ये पूछ रहा है ना, तो डिफॉल्ट व्यू कौन सा है हमारे पास में? डिफॉल्ट व्यू होता है हमारे पास में स्टोरी बोर्ड। और ये पूछ रहा है हमारे पास में कितने व्यूज होते हैं, व्यूज कितने होते हैं, तो हमारे पास में 2 व्यूज होते हैं, पहला एंड दूसरा। तो स्टोरी बोर्ड एंड टाइमलाइन बोर्ड, डिफॉल्ट इज स्टोरी बोर्ड। ठीक है, ऑडियो क्लिप दैट हैव बीन एडेड टू ए प्रोजेक्ट नॉट डिस्प्ले ऑन द स्टोरी बोर्ड बट दे कैन बी सीन इन टाइमलाइन व्यू। अगर देखिए कोई भी ऑडियो क्लिप के प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, कोई भी ऑडियो क्लिप के प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट को हमें डिस्प्ले नहीं करना होता और उसके ऊपर कुछ एनी वर्क करना होता है, तो हम उसको टाइमलाइन व्यू के अंदर काम में लेते हैं। और स्टोरी बोर्ड कैन बी यूज टू लुक द सीक्वेंस और ऑर्डरिंग एंड अलाउ रीअरेंजमेंट, वेयर इज टाइमलाइन अलाउ प्रोवाइड मोर डिटेल व्यू ऑफ आवर मूवीज प्रोजेक्ट एंड अलाउ टू मेक फाइनल एडिट्स। तो जो पर्टिकुलर जो फुल प्रोसेस के साथ काम करेगा, फुल प्रोसेस में हमें रीअरेंजमेंट देगा, पूरा अरेंजिंग देगा, पूरा मैनर देगा, पूरा सारा काम करके देगा, वो हमारा स्टोरी बोर्ड के अंदर होगा। तो ये हमारे ऑडियो क्लिप्स का हो गया, ये हमारा टाइमलाइन व्यू का हो गया, ये स्टोरी बोर्ड का हो गया। स्टोरी बोर्ड इज ए डिफॉल्ट व्यू एंड टाइमलाइन इज ए डिटेल व्यू। ठीक है, बात कर रहे हैं हम हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन की। तो व्हाट हैपन्स व्हेन वी ट्रिम ए क्लिप, कि हम किसी क्लिप को कैसे ट्रिम करेंगे। तो कि पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन, यानी ट्रिम होता क्या है, कि किसी क्लिप को ट्रिम करना होता क्या है। राइट स्टेप टू अनडू ए ट्रिम्ड क्लिप। तो देखिए अगर कोई क्लिप ट्रिम हो जाए तो हम वापस कैसे ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन वी ट्रिम ए क्लिप द अनवांटेड पार्ट गेट हिडन एंड डज नॉट अपीयर इन द प्रोजेक्ट और पब्लिश्ड मूवी। तो देखिए ट्रिम हम बात क्या करते हैं, हमने कोई मूवी बनाई। आजकल आपको पता ही है कि सब मोबाइल से मूवियाँ बनाने में लगे हुए हैं, सब वीडियोस बनाते हैं, सब अपनी क्लिपिंग बनाते हैं, लेकिन उन क्लिपिंग के बीच में कुछ अनवांटेड पार्ट्स भी होते हैं जिनको हम ट्रिम कर देते हैं। तो ट्रिम एक ऐसा पार्ट्स होता है जिसको हम हाइड कर देते हैं, जिसे हमें शो नहीं करना होता। तो वही हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी ट्रिम ए क्लिप द अनवांटेड पार्ट गेट्स हिडन एंड डज नॉट अपीयर इन द प्रोजेक्ट और पब्लिश्ड मूवी, जो मूवी पब्लिश करने वाले उसके अंदर से। वी ट्रिम ए क्लिप टू रिड्यूस द साइज ड्यूरेशन ऑफ द क्लिप मूवी, कि पूरी मूवी के ड्यूरेशन में जो पार्ट होते हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिम करना।
तो देखिए वी ट्रिम ए क्लिप टू रिसाइज क्लिप मूवी टू अंडू ए ट्रिम्ड क्लिप। तो देखिए कैसे हम, अगर हमारी कोई जिसने हमने अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर दिया है और उसको छुपा दिया है ना, अब हम उसको वापस कैसे लाएं, हम उसको अंडू कैसे करें। तो दैट्स इज देखिए कैसे करेंगे उसको। पहला वहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपके पास में क्लिक व्यू, देन उस पर क्लिक करेंगे, फिर देन क्लिक टाइमलाइन, फिर देन क्लिक द ट्रिम्ड क्लिप ऑन द टाइमलाइन। फिर वहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा आपके पास में क्लिक द ट्रिम्ड क्लिप, जिस क्लिप को ट्रिम किया है ऑन द टाइमलाइन वो आपको टाइमलाइन पे दिखेगी। क्लिप क्लिक क्लिप एंड देन क्लिक क्लियर ट्रिम पॉइंट्स। वहां पर जो आपने पॉइंट्स लगाए हैं, जहां जहां तक आपने जिस ड्यूरेशन पीरियड के अंदर आपने मूवी को ट्रिम किया है, वहां से उस पॉइंट्स को हटा देंगे। उन पॉइंट्स को हटाने के बाद में और एनी अदर अल्टरनेटिव करेक्ट स्टेप्स, और कोई भी स्टेप हो सकती है इसको हटाने की। तो अभी तो हमारे पास में ये है, तो इस तरीके से हम इस स्टेप्स के द्वारा वापस से उस ट्रिम मूवी को पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया ऑन वेब पेजेस। देखिए इसमें पूछ रहा है कि मल्टीमीडिया और वेब पेजेस के 3 एडवांटेज। तो देखिए यहां पर फर्स्ट एंड हमारे पास में एडवांटेज है ग्रेटर इमर्शन, है ना। सेकंड, अट्रैक्ट्स एंड होल्ड द अटेंशन ऑफ द व्यूअर्स, हम बहुत सारे व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। एनहांस पेज रैंकिंग फॉर एसईओ। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एसईओ पेज रैंकिंग, तो देखिए एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी हम गूगल पर सर्च करते हैं, हम बिंग पर सर्च करते हैं, हम बहुत सारे ब्राउजर पर सर्च करते हैं, उन पेजेस के ऊपर हमारी क्या रैंकिंग होती है, तो हम उस पर भी काम कर सकते हैं। मल्टीमीडिया कंटेंट कैन बी एम्बेडेड ऑन साइड टू अलाउ विजिटर टू व्यू वीडियो फोटोज, यानी हम वीडियोज बना के मल्टीमीडिया, हमारे जो वीडियोज हैं हम अपने मल्टीमीडिया के सारे वीडियोज को अदर दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं, अदर वेबसाइट पे शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं, एंड देन उसके द्वारा। तो ये मेरे कुछ 3 एडवांटेज हैं जिनके द्वारा हम मल्टीमीडिया ऑन वेब पेजेस, यानी मल्टीमीडिया को वेब पेज पर हम कैसे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, कैसे उसके एडवांटेज हैं। देखिए बेटर ब्रांडिंग, इसमें आगे और चलते हैं। बेटर ब्रांडिंग यानी देखिए अगर मल्टीमीडिया का यूज हम वेब पेज पे कर रहे हैं तो उससे बढ़िया ब्रांडिंग और क्या होगी। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू एड्रेस ऑल टाइप्स ऑफ यूजर, हर प्रकार के यूजर के पास में हमारा ब्रांडिंग हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 22 नंबर का। अज्यूमिंग वेरिएबल ए होल्ड्स 25 एंड बी होल्ड्स 2, है ना। मेरे पास में 2 वेरिएबल हैं ए एंड बी, इन्होंने वैल्यू ऑक्यूपाई कर रखी है 25 एंड बी ने वैल्यू ऑक्यूपाई कर रखी है 2। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर एंड राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो ऑपरेटर पूछे जा रहे हैं कि इसमें से ये पूछा जा रहा है कि इनमें ऑपरेटर कौन सा काम में ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो मुझे देखिए ये नॉट इक्वल टू है ना, यहाँ पे ये ऑपरेटर पूछ रहे हैं, तो नॉट इक्वल टू तो कंडीशन हो गई, दैट्स इज ये तो कंडीशन हो गई। क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई। ये जैसे हम कंडीशन लगाते हैं ए नॉट इक्वल टू बी, ये तो कंडीशन हो गई, दैट्स इज बी। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर वैसे तो सिंपल सा यही है कि बी माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो देखते हैं हम इसका आउटपुट और अच्छी तरीके से। तो देखिए आउटपुट 1, ठीक है, यही मेरा आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया। दिस इज द आंसर कीपिंग इन व्यू द स्टूडेंट हैज ओनली लर्नड द कॉन्सेप्ट एज एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस इज द करेक्ट आउटपुट बिंग पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, 2 टाइप के डिक्रीमेंट होते हैं हमारे पास में, एक तो प्री इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। तो ये जो हमारे पास में है ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। क्या ये, पोस्ट डिक्रीमेंट। और एक प्री डिक्रीमेंट होता है कि हम उसको पहले लगाएंगे, यानी पहले डिक्रीज होगा देन उसके बाद में वैल्यू स्टोर होगी। और पोस्ट का मतलब होता है कि पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और देन डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, अर्थमेटिक डिक्रीमेंट, आउटपुट ट्रू और 1 और यस। ठीक है, तो देखिए अर्थमेटिक डिक्रीमेंट में जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने लगाया 5 माइनस माइनस,
तो दैट्स इज पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पर ए इक्वल टू 5 माइनस माइनस, यानी ए की वैल्यू 5 है और बाद में ये डिक्रीज हो रही है, तो ये वैल्यू मेरे पास में लास्ट में स्टोर होगी 4। ठीक है, आगे चलिए। डिफाइन एन इवेंट, राइट एनी 2 कॉमनली यूज्ड इवेंट। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इवेंट्स की, तो इवेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? 2 कॉमनली यूज्ड इवेंट की बात कर रहे हैं हम। इवेंट्स आर things that happen usually by user action that are associated with an object. An occurrence of an activity is called event. Below are some of the most commonly used event. तो देखिए हमारे पास में ये इवेंट्स होते हैं ऑन लोड। occurs, ऑन लोड क्या काम करता है? occurs when a page is loaded in a browser, मतलब वेब पेज पे पेज लोड होंगे। ऑन अनलोड occurs just before द यूजर एग्जिस्ट ए पेज, यानी पेज अनलोड होने के बाद में पेज जब लोड हो जाएगा उसके बाद की बात है। ऑन माउस ओवर के हम माउस को उसके ऊपर लेकर जाएंगे। अकर्स व्हेन यू पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट, यानी हमारे माउस का जो पॉइंट है हम जैसे ही उसके ऊपर लेकर जाएंगे वो हमारा ऑन माउस आउट के हम माउस को उसके ऊपर से हटाएंगे। अकर्स व्हेन यू पॉइंट अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ऑन सबमिट, किसी फॉर्म को फिल करने के बाद में हम सबमिट करते हैं। occurs when you submit a form. on click, हम किसी पर्टिकुलर किसी इवेंट पर क्लिक करने के काम में आता है। occurs when an object is clicked. on blur occurs when object lose focus, यानी किसी ऑब्जेक्ट को ब्लर करने के काम आएगा। ब्लर यानी धुंधला हम बोल सकते हैं, फोकस है ना। ऑन फोकस occurs when object gain focus, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस देने के लिए काम में आता है। ऑन सेलेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करने के काम में लेते हैं। ऑन की डाउन के occurs when any key is pressed, किसी की को प्रेस करने के काम में आएगा, किसी ऑब्जेक्ट की की को प्रेस करने के काम में आएगा। ऑन चेंज occurs when the content of object change, किसी ऑब्जेक्ट की कंटेंट को चेंज करने के काम में हम ऑन चेंज का इवेंट काम में लेते हैं। ओके, ये हमारे पास में थे इवेंट्स के बारे में हमने जानकारी ली। नेक्स्ट हमारे पास में 24 नंबर का क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बैकअप वेबसाइट? राइट एनी वन रीजन्स, आल्सो राइट स्टेप्स टू टेक ए बैकअप ऑफ द वेबसाइट कंटेनिंग स्टैटिक पेज। तो देखिए यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि बैकअप, किसी भी वेबसाइट का बैकअप लेना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट एनी वन रीजन, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन। तो आल्सो राइट स्टेप्स टू टेक ए बैकअप ऑफ द, फिर हमको इसके बारे में बताना है कि हम कैसे बैकअप को लेते हैं, किस प्रकार से हम उसको, और उसके स्टैटिक पेज के बारे में बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। तो देखिए सॉल्यूशन इसका ये है, बैकअप वेबसाइट इज़ ए हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू अवॉइड लूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ सर्वर फेलियर। तो देखिए पहला तो ये है कि अगर हम एनी अदर हमारा सर्वर फेल हो जाता है तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो वेबसाइट है, हमारे जो पेजेस हैं वो सब बेकार हो जाते हैं, वो सब रोस्ट हो जाते हैं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमें बैकअप का यूज़ में पर्टिकुलर उस बैकअप को हमें रेगुलरली काम में लेना चाहिए। तो बैकअप को हम कैसे काम में लेंगे? बैकअप को काम लेने के लिए हमारे पास में पहला तो पॉइंट है कि बैकअप वेबसाइट इज़ हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू अवॉइड लूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ सर्वर फेलियर। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन के अंदर हमारा सर्वर फेल हो गया तो हमारे पास अगर बैकअप होगा तभी हम आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट हमारे पास में टू अवॉइड लूजिंग द लास्ट वर्जन ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट, कि एक्चुअल में अगर हमारे पास में पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का बैकअप होगा तो हमारे पास में जो लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, हमने जहाँ तक उसको अपडेट किया था, हम उसको वापस से स्टोर कर पाएंगे, उसको वापस से रिट्राइव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, टू गेट द इंफॉर्मेशन बैक इन केस ऑफ रॉन्ग अपडेट, किसी गलत अपडेशन को हम रोक सकते हैं बैकअप के जरिए। ठीक है, टू द इंफॉर्मेशन बैक इन केस वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड अदर मॉलवेयर अटैक्स। तो देखिए होता क्या है कि हम किसी वेबसाइट का बैकअप लेंगे, किसी भी चीज़ का बैकअप लेके रखते हैं तो उसमें दिक्कतें तो होती हैं। कई बार होता है कि हमारे पास में पुराना कोई बैकअप पड़ा है, कोई लास्ट टाइम का बैकअप पड़ा है, लेकिन हम जिस पे रनिंग पे काम कर रहे हैं उसमें वायरसेस आ गए, उनमें अटैक्स हो गया, तो हम उसको हटा के उसको रिमूव करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हम इसको
सेट कर सकते हैं। इफ़ यू ओनली हैव HTML कंटेंट स्टैटिक वेब पेज, यूज द फॉलोइंग प्रोसीजर टू टेक ए बैकअप ऑफ द वेबसाइट। गो टू द लोकेशन ऑफ योर वेबसाइट, आपको जिस वेबसाइट का बैकअप लेना है वो सेलेक्ट द फोल्डर दैट हैज़ द कंप्लीट वेबसाइट, जिस फोल्डर में आपको वेबसाइट का बैकअप लेना है उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। कॉपी द सेम एंड द पेस्ट इट टू द अनदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उस पर उसको कॉपी कीजिए, और कॉपी करने के बाद में आपको पता होगा कि आप कॉपी करने के बाद में आपको उसी फोल्डर को सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपको बैकअप चाहिए। जिस फोल्डर में आपको बैकअप चाहिए उस फोल्डर पे आप जाइए, ठीक है। लोकेशन सच एज ए हार्ड ड्राइव, CD ड्राइव, पेन ड्राइव ऑफ अनदर कंप्यूटर। आप बैकअप क्या है कहाँ ले सकते हो, बैकअप आप स्टोर्ड फॉर्मेट में ही लोगे। तो बैकअप के लिए हमें स्टोरेज चाहिए, हम CD में बैकअप ले सकते हैं, कंप्यूटर पेन ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में बैकअप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में डिवाइसेस होते हैं जिन पे हम बैकअप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो देखिए अब आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पुट किया है, समानता एक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, है ना, एक व्यक्ति भी हो सकता है। समानता हैज़ क्रिएटेड ए वेबसाइट, समानता ने एक वेबसाइट बनाई दैट हैज़ वेब पेज दैट द गिव इंफॉर्मेशन फर्स्ट एड विद रेस्पेक्ट टू अबव डिस्क्रिप्शन, क्लासीफाई द वेबसाइट एज स्टैटिक और डायनेमिक, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो देखिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समानता हैज़ क्रिएटेड, समानता ने एक वेबसाइट बनाई है ना, तो उसके अंदर वो क्या हम ये जानने की इच्छुक है कि हमारे पास में 2 टाइप ऑफ वेबसाइट होती है, ठीक है। एक तो स्टैटिक वेबसाइट और एक डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट एज ए इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है ना, और डायनेमिक वेबसाइट जिससे हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, यूजर को इनपुट दे भी सकते हैं। तो बहुत सारे डायनेमिक वेबसाइट से आजकल जितना भी काम होता है, करंट में जितना भी आजकल मार्केट में जितना भी काम चल रहा है, सब डायनेमिक का काम से एज ए इंफॉर्मेशन वेबसाइट। तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट की। स्टैटिक वेबसाइट ओनली डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड अलाउ नेविगेशन थ्रू हाइपरलिंक। तो देखिए वापस सुनिएगा, स्टैटिक वेबसाइट ओनली डिस्प्ले, यानी सिर्फ ओनली डिस्प्ले के काम में आती है, द इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम में आती है, और अलाउ नेविगेशन थ्रू लिंक हाइपरलिंक, यानी वो हमें एक नेविगेशन अलाउ करती है, एक नेविगेशन देती है, एक नेविगेशन अलाउ करती है जो हाइपरलिंक से बना हुआ। तो स्टैटिक वेबसाइट एज ए इंफॉर्मेशन वेबसाइट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैटिक एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है जो कि सिर्फ किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करने के काम में आती है, और सभी पेजेस को जोड़ के रखने के लिए हम उसमें हाइपरलिंक का यूज करते हैं। एक दूसरे से हाइपरलिंक करके हम उसे एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायनेमिक के अंदर, एक 1 बाय 1 चलेंगे हम, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट आर इंटरेक्टिव, अट्रैक्टिव होती है, नॉर्मल सी बात है, अट्रैक्टिव होती है, बहुत बढ़िया होती है, दिखने में अच्छी होती है, स्लाइड चलती रहती है, ऑटोमेटिक काम होता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डायनेमिक वेबसाइट रिजल्ट आर प्रोसेस्ड बाय एन एप्लीकेशन सर्वर। अब देखिए यहाँ पर बात ऐसी है कि स्टैटिक वेबसाइट है ना, स्टैटिक वेबसाइट को हमें सर्वर से कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होती है, कि एज ए इंफॉर्मेशन है, हमने उसको वेब पेज पर ही लिख दिया, हमने कोई वेबसाइट बनाई और उसका कोड पूरा वेब पेज पर ही लिख दिया, तो दैट्स इज स्टैटिक वेबसाइट, हमें उसको सर्वर से कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। लेकिन बट हम डायनेमिक काम कर रहे हैं, तो डायनेमिक वेबसाइट रिजल्ट आर प्रोसेस्ड बाय एन एप्लीकेशन ऑन सर्वर, वो उसके लिए जरूरत है हमें एक सर्वर की एप्लीकेशन की, वहाँ से हम इनपुट भी करेंगे और आउटपुट भी लेंगे। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत रहेगी, यानी थर्ड पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डायनेमिक वेबसाइट कंटेन वेब पेजेस दैट आर जनरेटेड इन रियल टाइम। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, गौर फरमाइएगा। डायनेमिक वेबसाइट कंटेन वेब पेजेस दैट आर जनरेटेड इन रियल टाइम। हम डायनेमिक वेबसाइट के अंदर जो नए पेज बनाते हैं वो रियल टाइम पे बना सकते हैं। रियल टाइम पे मतलब मान लीजिए पर्टिकुलर हमने कोई वेबसाइट बनाई और उसका एडमिन पैनल बना के तैयार किया, और हमने उसमें और किसी चीज़ के लिए पेज को जरूरत है, तो ऑटोमेटिक उसमें पेज जनरेट हो सकता है हमारी कोडिंग के थ्रू। हमने पर्टिकुलर उसमें ऐसे कोड को लिखा हुआ है कि वो रियल टाइम में हमें पेज जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट आर डिफिकल्ट टू मेंटेन।
स्टैटिक वेबसाइट को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि स्टैटिक वेबसाइट को एक्चुअल में हम कोई वेबसाइट बनाए, स्टैटिक वेबसाइट में डायनेमिक काम नहीं होता, तो इस कारण हमें पर्टिकुलर उसके ईच कोड पे काम करना पड़ता है, प्रत्येक कोड पे काम करना पड़ता है। अगर हमें उसमें कोई भी छोटे छोटा चेंजेस करना है तो हमें उसके कोड में जाना पड़ेगा, है ना। हमें वापस से वेब पेज के सोर्स कोड पर जाकर काम करना होगा और उसके वहाँ पे छोटे से छोटा भी चेंज करना हो। अगर मुझे वहाँ पर एक कैरेक्टर को भी चेंज करना है स्टैटिक वेबसाइट के अंदर, तो मुझे उसके सोर्स कोड में जाकर उसके चेंज करना होगा। तो स्टैटिक वेबसाइट आर डिफिकल्ट टू मेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट इंक्लूड वेब स्क्रिप्टिंग कोड सच एज PHP और ASP और JSP। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, 2-3 जब हमने हमारी PPT स्टार्ट की थी, हमने हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट किया था, जब मैंने आपको बताया था कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का एक क्वेश्चन भी था हमारे पास में, डिफरेंशिएट आया था कि हमने उसको बताया था कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई सा पेपर नहीं बना वेब एप्लीकेशन का जिसके अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग नहीं पूछी जाती। तो ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे डायनेमिक वेबसाइट इंक्लूड वेब स्क्रिप्टिंग कोड सच एज ए PHP और ASP और JSP के डायनेमिक वेबसाइट में जो हम वेब स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं। यानी मैं इसका सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि डायनेमिक वेबसाइट के अंदर हमें सर्वर की ज़रूरत होती है ना। चाहे हम PHP स्क्रिप्टिंग पे काम करें, चाहे हम PHP पे करें, चाहे ASP पे करें, ASP आदि के इनके स्टैंड फॉर भी बता देता हूँ मैं आपको। प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट, ASP यानी एक्टिव सर्वर पेज, JSP यानी जावास्क्रिप्ट सर्वर पेज, है ना, जावा सर्वर पेज भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे काम करना है तो हमें डायनेमिक वेबसाइट पे डायनेमिक काम कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, इन ले सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, फॉर्म को सबमिशन कराने के बाद में डेटा इधर से उधर कर सकते हैं। तो जितना भी डायनेमिक काम होगा, है ना, वेबसाइट का, इधर का, उधर का, जितना भी डायनेमिक काम होगा वो सारा हम यहाँ से कर सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट आर इजी टू मेंटेन। ऑब्वियसली नॉर्मल है कि जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पर्टिकुलर किसी कोड में नहीं बना जाना बार बार, मैंने डायनेमिक वेबसाइट पे काम करना है ना, डायनेमिक वेबसाइट पे काम करना है तो मुझे एक बार ही उसे वन टाइम में उसको पूरा कंप्लीट करके देना है। मैंने उसका एडमिन पैनल बना दिया, है ना। अब कोई भी आइए उसके अंदर एंट्री फिल कीजिए और वो डायरेक्ट सर्वर पर जाएगी और सर्वर से आपके वेब पेज पे शो हो जाएगी। तो डायनेमिक इजी टू मेंटेन, उसमें बार बार आपको सोर्स कोड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उसमें बार बार आपको सोर्स कोड खोलने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर देखिए, स्टैटिक वेबसाइट को वो ही मेंटेन कर सकता है जिसको कोडिंग की नॉलेज है, लेकिन डायनेमिक वेबसाइट को वो भी नॉलेज कर सकता है वो भी मेंटेन कर सकता है जिसको कोड की नॉलेज नहीं है, जिसको सोर्स कोड की नॉलेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले से ही एडमिन पैनल पूरा कंप्लीट करके दे दिए। लेकिन यहाँ पर कोडिंग की बात आती है, डायनेमिक हो चाहे स्टैटिक हो, तो फिर वो डेवलपर ही करके देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर एग्जांपल ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। हाँ, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उठा लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइटिंग में जैसे आजकल जो मार्केट में सबसे ज़्यादा काम में चल रहा है फेसबुक है, फेसबुक को देख लेते हैं, फेसबुक के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि फेसबुक में क्या काम होता है। फेसबुक के अंदर हम अपनी स्टोरी डालते हैं, हम अपनी फोटोज डालते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, वो और किसी को शेयर करते हैं। तो ये एक डायनेमिक काम है। हमें पता है कि हमारी फ्रेंड्स, हमारे फेसबुक पेज पे कितने हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें ये पता चल रहा है कि हमें कौन कौन लोग, कितने लोग देख पा रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि हम किस किस स्टेट में देखे जा रहे हैं, हमें ये पता चलता है कि हम किस सिटी में देखे जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर ये सारा डायनेमिक है, ये एक नेविगेशन है ना, ये सारा डायनेमिक गेम है। तो जितनी भी सोशल साइट है, फेसबुक हुई, व्हाट्सअप हुआ, और जितनी भी एप्लीकेशंस हुई जो आ रही हैं आजकल, ट्विटर, क्विकर, ये सब डायनेमिक साइट्स में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डायनेमिक वेबसाइट एक्सेस द कोड विद इन द पेज पास्ड ऑन द वेब सर्वर एंड द रिजल्टिंग HTML एंड सेंड टू द क्लाइंट एज वेब ब्राउज़र। तो देखिए, वही बात जो मैंने अभी बोली थी आपको, वही बात इसमें भी लिख के आई है कि डायनेमिक वेबसाइट क्या काम करती है। डायनेमिक वेबसाइट में हम पर्टिकुलर एक बार बना के तैयार करते हैं,
वो क्या करती है कि पहले हमने कोई चीज है, कोई कोड है, हम उस कोड के थ्रू अपने कंटेंट को, अपने कोड को प्रेस करते हैं सर्वर के ऊपर, सर्वर से वो कोड आता है ब्राउज़र के ऊपर और ब्राउज़र पे हमें दिखता है यूजर क्लाइंट के जरिए। तो वही चीज है, डायनेमिक वेबसाइट एक्सेस द कोड विद इन द पेज पास्ड ऑन द वेब सर्वर एंड द रिजल्टिंग HTML इज द सेंड टू द क्लाइंट्स वेब ब्राउज़र। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा सेक्शन भी स्टार्ट होता है इसके अंदर वेब HTML में। तो ये हमारे अब तक हम बात कर रहे थे सेक्शन ए तक की हम कंप्लीट बात कर चुके हैं। सेक्शन भी हमारा छोटा सा ही है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। अप्रॉक्सीमेटली 30 या 31 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर 30 क्वेश्चन होते हैं, तो सारे मेरे ख्याल से पूरे के पूरे क्वेश्चन होंगे। तो हम बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। देखिए ये यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन आर मार्किंग 3 नंबर्स, तो 15 नंबर के हो गए, टोटल 15 नंबर्स हो गए हमारे पास में। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट ए जावास्क्रिप्ट कोड, है ना, हमसे जावास्क्रिप्ट कोड के बारे में पूछा जा रहा है। डिस्प्ले कन्फर्म बॉक्स विद द मैसेज डू यू वांट टू कंटिन्यू, create an array X, store top bottom in the array X, store date and time in variable B, print the message welcome on a web page। गुड, चलिए आगे देखते हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। देखिए अब ये पहले तो देखिए इसमें बात, हाँ मैं एक बार वापस से बैक लेता हूँ। हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्ले एक कन्फर्म बॉक्स, यानी हमें एक मैसेज प्रिंट कराना है। क्रिएट एन एरे, एक हमें एरे बनाना है। स्टोर टॉप बॉटम इन द एरे एक्स, हमें टॉप और बॉटम एरे के अंदर काम करना है। स्टोर डेट एंड टाइम इन वेरिएबल, हमें वेरिएबल के थ्रू डेट एंड टाइम को शो करना है। प्रिंट द मैसेज वेलकम ऑन ए वेब पेज, के वेलकम मैसेज को प्रिंट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल लिया है ना। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेर कीवर्ड के साथ यूज करते हैं। वेर कीवर्ड का हम यूज करेंगे, वेर कीवर्ड के साथ ही हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने वेर कीवर्ड का यूज किया है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है ए नाम से एक वेरिएबल लिया है, और दैट चीज उसके अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है मेरे पास कन्फर्म एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि जैसे कि हम एक्चुअल में कन्फर्म प्री डिफाइंड फंक्शन इसलिए है कि हम इसमें जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज शो होता है ना, एज इट इज शो होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई फॉर्म बनाया, फॉर्म के बाद में मैंने उसके अंदर एक मैसेज प्रिंट कराना है कि दिस फॉर्म इज सबमिट, है ना, कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो हम कन्फर्म का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी हम इस मैसेज को प्रिंट करा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है डिस्प्ले कन्फर्म द मैसेज। तो ये वाला हमारा सॉल्व होता है कि डिस्प्ले द कन्फर्म, कि हमने यहाँ पर इस कोड के जरिए, जावास्क्रिप्ट के इस कोड के जरिए हमने किसी मैसेज को प्रिंट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे किसी एरे को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेर कीवर्ड का यूज करेंगे। एक एक्स नाम का कीवर्ड लिया है, इसके अंदर मैंने एक न्यू एरे के नाम से डिफाइन किया है। हमने एक एरे बनाया न्यू एरे के नाम से। किस नाम से? न्यू एरे के नाम से एक एरे बनाया है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड नंबर का क्वेश्चन डन होता है, क्रिएट एन एरे। नेक्स्ट बात करते हैं हम टॉप और बॉटम। तो देखिए एक्चुअल में यहाँ पर एरे कौन था मेरा? एक्स। कौन सा वेरिएबल था? एक्स। एक्स के अंदर मैंने एक टॉप और एक बॉटम, यानी टॉप और बॉटम दो स्ट्रिंग्स मैंने पास किए हैं। एक टॉप पास किया है, एक बॉटम पास किया है। तो ये मेरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्टोर टॉप बॉटम इन द एरे एक्स। तो मैंने टॉप और बॉटम को एरे के अंदर स्टोर कर दिया है। ये देखिए एक टॉप है, एक बॉटम है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या था देखते हैं एक बार। प्रिंट द मैसेज वेलकम ऑन वेब पेजेस। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक्स। अब देखिए यहाँ पर ये जीरो क्या है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा कि एरे के अंदर हम कोई भी काम करते हैं,
एरे के अंदर हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो वो डायरेक्ट प्रिंट नहीं होती, उसके इंडेक्स वैल्यू के साथ होती है। और एरे की जो इंडेक्स वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n-1। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने एरे की साइज 5 दी है, तो n-1 यानी 5 - 1 = 4, यानी एरे की साइज 4 होगी। वो कैसे होगी देखिए, है ना, कंटिन्यूटी के अंदर हम बात करेंगे 5 बार ही काम करेगा, लेकिन कैसे होगी तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 5 एलिमेंट को एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, 5 एलिमेंट को एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो 5 एलिमेंट कैसे काम करेंगे, तो देखिए 5 एलिमेंट कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और 4 0 से स्टार्ट होगी। तो मेरा ये सॉल्यूशन होता है कि 0 से n-1। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में वही मैंने किया कि x टॉप, तो x का इंडेक्स नंबर क्या है 0, यहाँ पे मैंने बॉटम की बात करी, तो अब बॉटम का इंडेक्स नंबर क्या होगा 1, तो बॉटम का इंडेक्स नंबर क्या है 1, तो मैंने बॉटम को प्रिंट करा दिया। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर के साथ में प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट होगा वेरिएबल b = न्यू डेट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था डेट का शायद, हाँ ये देखिए स्टोर डेट एंड टाइम इन वेरिएबल b, हाँ ये अपने स्किप हो गया, ये अपना कंप्लीट हो गया है ना। अब देखिए डेट एंड टाइम के हम डेट एंड टाइम को कैसे शो कर सकते हैं। तो देखिए न्यू डेट के नाम से जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको सिर्फ आपको कॉल कराना है वेरिएबल के साथ में। जैसे ही आप उसको वेरिएबल के साथ में कॉल कराओगे तो आपके सामने एक्चुअली करंट डेट सामने आ जाएगी, जो भी आज की डेट होगी वो करंट डेट आपको शो हो जाएगी वेब पेज पर, ठीक है, वो करंट डेट आपको वेब पेज पर शो हो जाएगी। तो आप किसी भी वेरिएबल के साथ में इस डेट को प्रिंट कराओगे और वो करंट डेट शो हो जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जैसा कि मैंने आपको आगे वाले कोड में भी आया था क्वेश्चन के डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट किसी भी चीज़ का आउटपुट लेने के काम में लेते हैं, किसी भी वैल्यू का आउटपुट लेने के काम में लेते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं प्रिंट कराने के काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने मैसेज प्रिंट कराया वेलकम, तो मेरे पास में आउटपुट क्या आएगा वेलकम। तो ये मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये जावा स्क्रिप्ट का। तो ये 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाँ इम्पोर्टेंस है इन क्वेश्चंस की, ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो हम अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट। ये हमसे जावा स्क्रिप्ट के 5 फीचर्स पूछ रहा है। तो देखिए चलिए, देखिए ये सब फीचर्स मैं आपको इतनी देर से बताता आ रहा हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। पहला फीचर है और ब्राउजर सपोर्ट जावा स्क्रिप्ट, यानी जावा स्क्रिप्ट सभी ब्राउजर को सपोर्ट करती है, जावा स्क्रिप्ट सभी ब्राउजर को सपोर्ट करती है। सेकंड मेरे पास में आता है कैन बी यूज्ड बोथ ऑन क्लाइंट एंड सर्वर साइड। देखिए वही क्वेश्चन दोबारा लौट के आया है, तीसरी बार लौट के आया, तो आपको इससे ये पता चल गया होगा कि इस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की कितनी वैल्यू है। तो वही चीज़ मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड को भी अलाउ करती है और सर्वर साइड को भी अलाउ करती है। तो वही है कैन बी यूज्ड, हम इसको क्लाइंट पे भी काम ले सकते हैं, हम इसको सर्वर पर भी काम ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एन इंटरेक्टिव लैंग्वेज। नॉर्मल सी बात है, बहुत ही लाइट होती है, फटाफट से HTML कोड के साथ रन हो जाती है, अट्रैक्टिव है, फटाफट काम होता है, तो दैट्स इज अट्रैक्टिव इंटरेक्टिव। एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओहो OBP, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके क्लास बनाकर उस पर काम कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को HTML कोड के साथ हम एम्बेडेड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कीप गेटिंग अपडेट, फटाफट से अपडेट होती है, जल्दी से खटाखट। एबिलिटी टू कोड इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल, कि देखिए इसके अंदर इसकी जो अवेलेबिलिटी है, इस जावा स्क्रिप्ट की जो भी अवेलेबिलिटी है वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम नहीं है। जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है वैसे ही ये जावा स्क्रिप्ट भी पूरा काम करती है। हेल्प्स टू क्रिएट डायनेमिक पेज, नॉर्मल सी बात है,
भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम कर रही है तो डायनेमिक पेज में काम करेगी, बिल्कुल हम डायनेमिक काम कर सकते हैं इससे सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 28 नंबर का, व्हाट इज मीडी, राइट 3 एडवांटेज ऑफ मीडी। देखिए मीडी एक्चुअल में हम ऑडियो वीडियो फाइल के अंदर काम में लेते हैं। तो देखिए मीडी इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जितने भी हम म्यूजिकल, जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपको ऑडियो वीडियो के अंदर काम में लेते हैं, कि ये मीडी एक प्लेटफॉर्म है, एक इंटरफेस है जिसके अंदर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको अटैच करके पूरा प्रोसेस करते हैं। देखिए मीडी इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। मीडी इज ए प्रोटोकॉल डेवलप्ड इन 1980। यानी जो मीडी प्रोटोकॉल है, जो मीडी का जो प्रोटोकॉल है, मीडी ये प्रोटोकॉल है एक, एक्चुअल में मीडी एक इंटरफेस, एक प्रोटोकॉल है जो कि इन सिस्टम्स को कम्युनिकेट करता है, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को और मशीन को, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। इस प्रोटोकॉल को डेवलप किया गया था 1980 के। अलाउ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर डिजिटल म्यूजिकल टूल्स। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, जो डिजिटल इक्विपमेंट हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इनके बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है मीडी, ठीक है। मीडी इज यूज टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर। जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। मीडी इटसेल्फ डज नॉट मेक साउंड, है ना, मीडी इज नेट डज नॉट मेक साउंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मीडी इज ए सीरीज ऑफ मैसेज लाइक नोट ऑन, नोट ऑफ, नोट पिच, पिच बैंड एंड मैनी मोर, ठीक है। ए मीडी इज इंस्ट्रूमेंट कैन बी पीस ऑफ हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, सिंथेसाइजर और पार्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट, एब्लेंशन, गार्जे बैंड, डिजिटल परफॉर्मर लॉजिक। तो देखिए ये मीडी का इतना सारा काम कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी होता है, सिंथेसाइजर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट भी काम करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर के साथ में हम प्रोटोकॉल है। तो सिंपल सी बात है कि मीडी एक प्रोटोकॉल है। मीडी एक प्रोटोकॉल है जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो दैट एडवांटेज ऑफ इंक्लूडेड कॉम्पैक्ट, इजी टू मॉडिफाई, मैनिपुलेट नोट्स, चेंज इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर सकते हैं नॉर्मली हम। तो देखिए ये मीडी के सारे थे, मीडी को हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो देखिए 29 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, राइट एनी 5 वेज ऑफ एम्बेडिंग ए वीडियो इन ए वेब पेज। तो देखिए इसका भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आज बात करते हैं। तो हम जितना भी आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज ले रहे हैं एम्बेडिंग कोड का, तो वो यूट्यूब साइट से ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर अपने वीडियोस बनाते हैं और उन एम्बेडेड कोड को हम कभी अपनी वेबसाइट पे इधर भी पेश कर सकते हैं, कभी अदर किसी सॉफ्टवेयर में भी दिखा सकते हैं। तो वो सारे हम काम प्रोसेसली कर रहे हैं। तो देखिए राइट एनी 5 वेज टू ऑफ एम्बेडिंग वीडियो इन ए वेब पेज। तो पहला तो हम यूट्यूब के वीडियो को एम्बेडेड कर सकते हैं। सेकंड हम वीमियो भी एक साइट आती है, उसके भी वो भी हमें क्या एम्बेडेड कोड प्रोवाइड कराती है, ठीक है। पहले तो हम समझे कि एम्बेडेड कोड क्या होता है। एम्बेडेड कोड क्या है? एम्बेडेड कोड वो होता है कि एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म, वो पर्टिकुलर वो वीडियो कहीं दूसरी जगह बना हुआ है, किसी अदर सर्वर पर बना हुआ है, किसी अदर वेबसाइट पे बना हुआ है, वहां से हम उस वीडियो के कोड को उठाकर हमारी वेबसाइट पर पेस्ट करते हैं। वहां से हम उस वीडियो के कोड को उठाकर हमारी वेबसाइट पर लगाते हैं और देन वो वीडियो हमारे पास में प्रोसेस होने लगता है। लेकिन उसका सर्वर कहीं और है, ये इंटरनेट के माध्यम से होता है, उसका सर्वर कहीं और है, लेकिन वो पिच कहाँ कर रहा है, वो हमारी वेबसाइट पे पिच कर रहा है, वो हमारी वेबसाइट पे भी दिख रहा है, देन उनकी वेबसाइट पे भी दिख रहा है। तो दैट्स इज एम्बेडेड कोड। ये छोटे छोटे कोड होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के काम में आते हैं। तो देखिए अब इनमें कौन कौन सी साइट्स हमारे पास में काम करती है, कौन कौन सी प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमें इन एम्बेडेड कोड प्रोवाइड करा रहे हैं, हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला तो हमारे पास में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है
वो यूट्यूब है जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, सेकंड वीमियो है, फेसबुक है, HTML5 वीडियो को भी हम एम्बेडेड में ले सकते हैं। HTML5 वीडियो में क्या होता है, हम अपने वीडियो को HTML पेज पे डिफाइन कर सकते हैं, कोड के जरिए हम दिखा सकते हैं। फ्री मेक वीडियो कन्वर्टर होते हैं, एम्बेड होता है, क्विक मीडिया कन्वर्टर है, फ्री वीडियो कोडिंग है, वीडियो लाइट बॉक्स है, इजी HTML5 वीडियो है। तो ये सारे हमारे पास में एम्बेडेड वीडियो है जो कि हम वेब पेज पर इनके थ्रू शो कर सकते हैं अपने कोड को, अपने वीडियोस को। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है लास्ट एंड ये शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन बी का। तो देखिए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। लिस्ट एनी 3 वेज in which Windows Movie Maker uses a temporary file storage location, right steps to change the default file storage location in Windows Movie Maker। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं। Windows Movie Maker uses a temporary file storage location in the following ways। ठीक है, when we publish a movie, the audio or movie file is held in the temporary file location until the file is published. When we record an audio narration, a temporary file is created. Good, very good. When we publish a movie that you want to attach to an email message, a copy of the movie file is stored in the temporary location. नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में, ए टेम्परेरी फाइल इज क्रिएटेड अंटिल द फाइल इज स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस। गुड, टू चेंज द डिफॉल्ट फाइल स्टोरेज लोकेशन इन विंडोज मूवी मेकर। और देखिए ये इसकी स्टेप्स हैं, क्लिक टूल्स एंड देन क्लिक ऑप्शन, क्लिक द जर्नल टैब पर जाएंगे, देन टेम्परेरी फाइल एंड स्टोरेज बॉक्स, चूज द डिफॉल्ट लोकेशन वेयर टेम्परेरी ऑडियो एंड मूवी फाइल्स आर टू बी सेव्ड टेम्परेरी। तो देखिए इसमें मूवी मेकर के बारे में बताया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मेरी ये PPT कंप्लीट होती है। तो देखिए 12th CBSE बोर्ड के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट PPT है वेब एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए जो वेब एप्लीकेशन का पेपर देने जा रहे हैं। अभी ये मुश्किल से इस पेपर को जुड़े हुए 2 या 3 ईयर्स हुए हैं। तो आप प्लीज़ परिष्कार परिवार की तरफ से ये PPT आपको प्रोवाइड की गई है। इस PPT को देखिए, इस PPT को समझिए, जैसे मैंने आपको इस PPT के बारे में बताया है उसके बारे में समझिए। ये मॉडल पेपर हमारा पूरा बन के तैयार हुआ है आपका पूरा CBSE पैटर्न के ऊपर। तो प्लीज़ देखिएगा और ये आपके आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, 100% बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो प्लीज़ परिष्कार परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।